बड़े तल्लीन होकर देख रहे हो, क्या देख रहे हो? जंगल इतना खूबसूरत लगता है कि इसकी खूबसूरती में डूब जाने की इच्छा होती है। तो चिंतित किस बात के लिए दिख रहे हो? चिंता इस बात की है कि ये जंगल कब तक यूं ही खड़े रहेंगे, क्योंकि कटाई जिस रफ्तार से हो रही है इनका अस्तित्व कब तक सुरक्षित रहेगा, बस यही चिंता है। नहीं, मेरे ख्याल में ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जंगल कट रहे हैं, ठीक है, कहा जाता है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लेकिन उसके अनुपात में वृक्ष लगाए भी तो जा रहे हैं, जिसे हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं। बिल्कुल। तो क्या यह समस्या का समाधान है दोस्तों? आज है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और जिस विषय को आज हम लेकर आए हैं ये हो सकता है थोड़ा सा संवेदनशील हो और कंट्रोवर्शियल हो, लोगों को थोड़ा सा चुभे, और खासकर ये उन लोगों को चुभे जो साल के 364 दिन इसी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं और एक दिन अचानक हिपोक्रेट बन जाते हैं, हैशटैग्स चलाते हैं, एक्टिविज्म दिखाते हैं, एंड देन ये कहते हैं हैप्पी एनवायरनमेंट डे एंड वी हैव टू सेव मदर नेचर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का नाम सुनते ही लोगों के दिलो दिमाग में एक ख्याल आता है कि चलो पौधे लगाए जाएं जहाँ जगह मिले, अपने घर पे, बाहर। और जब ऐसा ख्याल लोगों के दिमाग में आता है तो लोग सबसे पहले सोचते हैं अपने स्वार्थ से संबंधित। उनके दिमाग में आता है कि चलो फलदार पौधों को जो है लगाया जाए, उनकी देखभाल की जाए ताकि हमको उससे फल प्राप्त हो। गलत नहीं है ये, लेकिन अक्षय जब हम थोड़ा सा अंदर जाके देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल में सोच समझ के देखेंगे, गवर्नमेंट भी इस चीज़ को जो है बहुत पहले से सपोर्ट करती आ रही है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन आप पौधे लगाइए, वृक्षारोपण कीजिए। बच्चों को भी कई जगह ये बताया जाता है कि डिफॉरेस्टेशन का इलाज जो है वो एफॉरेस्टेशन है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, सबसे जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जब जंगल में कोई एक पेड़ उगता है, कई सैकड़ों हज़ारों बीजों में से एक बीज जो है वो पौधा बनता है और कई सैकड़ों पौधों में से एक पौधा जो है वृक्ष का रूप ले पाता है। नेचुरल सिलेक्शन से उगा वो वृक्ष न केवल वहाँ की ज़मीन के लिए, वहाँ के हवा के लिए, वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए, वहाँ के जीव जंतुओं के जीवन के लिए जो रोल प्ले करता है वो इंसान दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता। ऐसे कीमती वृक्ष को काट के जब हम एक हाइब्रिड वृक्ष वहाँ पे केवल अपने स्वार्थ के लिए लगाते हैं, तो क्या वो पेड़ उस पेड़ की बराबरी कभी भी कर सकता है क्या? हाइब्रिड को ज़रा आप एलाबरेट करें, क्योंकि आपने जैसा कहा कि डिफॉरेस्टेशन का इलाज एफॉरेस्टेशन नहीं है या सिर्फ एफॉरेस्टेशन नहीं है, और आपने हाइब्रिड शब्द यूज़ किया, तो यहाँ पहले हाइब्रिड को एलाबरेट करने की ज़रूरत है कि हाइब्रिड है क्या, और क्या सिर्फ उनको रोपण से या उन पौधों को लगाने से हमारे पर्यावरण को फ़ायदा होगा। हाइब्रिड बीज वो बीज होते हैं जिनको इंसान ने विकसित किया है। ये नेचुरल नहीं होते हैं, इंसान ने इनको लैब में विकसित किया है। और ये बीज ऐसे बीज होते हैं जो ग्रो करने में कम समय लेते हैं, लेकिन ऐसे बीज जो हैं धरती से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिनरल्स खींचते हैं। इनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इनको केयर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और इसलिए भी आपने देखा होगा कि जो हाइब्रिड पेड़ पौधे होते हैं वो आसपास के इकोसिस्टम को उस तरीके से सपोर्ट नहीं करते। उन पेड़ों पे आप कीड़े मकोड़े कम देखेंगे, उन पेड़ों पे आप चिड़ियों को कम देखेंगे, उन पेड़ों पे आप जीव जंतुओं को कम देखेंगे। और ये कारण भी है कि ऐसे पेड़ लोगों की पहली पसंद होते हैं। लोग मानते हैं कि यार इस पेड़ पे कीड़े कम आते हैं, हमको साफ़ सफाई का झंझट नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो ऐसे ही पेड़ों को जो है हमारे आसपास जगह मिलनी चाहिए जिस पे कोई दूसरे प्रकार के जीव जंतुओं का लाइफ डिपेंड ना हो। ये कितनी बड़ी गलती हम करते हैं कि इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वाले पेड़ पौधों को छोड़ के हम ऐसे पेड़ पौधों को चुनते हैं जो लाइफ को सपोर्ट नहीं करते हैं। हाइब्रिड
जो डेफिनेशन मैंने पहले बताया उससे आप सोचिए कि वहाँ की ज़मीन को कितना नुकसान हो रहा है, एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हो रहा है। जिस बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, अभी अभी हमने बायोडाइवर्सिटी डे मनाया था, उस बायोडाइवर्सिटी को कितना ज़्यादा नुकसान होता है। तो हाइब्रिड और इन्वेजिव इन दोनों स्पीशीज़ में कोई अंतर है, या आप इन्वेजिव स्पीशीज़ को ही हाइब्रिड का तमगा दे रहे हैं? नहीं, इन्वेजिव स्पीशीज़ और हाइब्रिड स्पीशीज़ में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन कुछ हाइब्रिड स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जिनको अगर उनके लायक माहौल मिल जाए तो वो हाइब्रिड स्पीशीज़ जो है इन्वेजिव स्पीशीज़ का रूप ले सकती हैं। हर इन्वेजिव स्पीशीज़ हाइब्रिड नहीं होता और हर हाइब्रिड स्पीशीज़ जो है वो इन्वेजिव भी नहीं होता, पर हमने कई एग्जाम्पल्स ऐसे देखे हैं कि जहाँ हाइब्रिड पेड़ पौधों को लगाया गया है या हाइब्रिड जीव जंतुओं को भी लाया गया है और बाद में वो जीव जंतु वहाँ अच्छा माहौल पा के इतने ज़्यादा फले हैं कि वहाँ पे उन्होंने जो नेटिव स्पीशीज़ हैं, चाहे वो फ्लोरा के हों चाहे फौना के हों, उनको कम्प्लीटली दबा दिया है, वहाँ का इकोसिस्टम तबाह हो गया है। ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। अगर उन एग्जाम्पल्स की बात हम करने लगेंगे अभी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो। हम आगे कभी और उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करके उसको एलैबोरेट करके समझा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका इलाज क्या है? इलाज के बारे में अगर विस्तृत तौर पर बात करें तो क्या इन्वेजिव स्पीशीज़ की तुलना में हमें जो हमारी नेटिव स्पीशीज़ है उनको तवज्जो देनी चाहिए, और नेटिव स्पीशीज़ के पौधे लगाने से क्या फ़ायदा होगा? नेटिव स्पीशीज़ से मेरा मतलब है जो जिस जगह का है, जैसे हम जिस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में रहते हैं, यहाँ की नेटिव स्पीशीज़ अलग हो सकती है कंपेयरिंग टू महाराष्ट्र, या आप हिमाचल की तरफ की बात करें तो क्या ऐसे स्पीशीज़ के पौधे जैसे हमारे यहाँ के जो नेटिव पौधे हैं उनको यहीं पर अगर वृक्षारोपण किया जाए उनका, तो क्या उससे बेहतर परिणाम हमको देखने को मिलेंगे? बिल्कुल अक्षय जी, हमको सीखना होगा यूरोप के देशों से। वो बहुत ज़्यादा विकसित हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वो ऐसी चीज़ करते हैं, एफॉरेस्टेशन करने का प्रयास करते हैं, तो काफ़ी इंटेंसिव स्टडी करते हैं। वो देखते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह के लिए कौन से पेड़ पौधे ऐसे हैं जो वहाँ का पूरा लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करेंगे, वहाँ के एनवायरनमेंट को सपोर्ट करेंगे, वहाँ के सॉइल को सपोर्ट करेंगे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आमिर जी आप कह रहे थे कि सॉइल को सपोर्ट करता है और बाकी एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है, प्लीज़ कंटिन्यू। जी 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 बिल्कुल। और हमारी गवर्नमेंट को भी ऐसे ही इंटेंसिव स्टडी करने की आवश्यकता है अक्षय। ऐसी जगहें हमारे पास हैं और ऐसे पेड़ पौधे हमारे पास हैं जो लाइफ सिस्टम को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो जाती है अक्षय कि जब हम जंगल जाते हैं और हम देखते हैं तो हमको लगता है यार ये तो बेतरतीब है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। इंसान हर चीज़ में सिस्टम और पैटर्न ढूंढने लगता है। जंगल जो है, जंगल का सिस्टम और जंगल का पैटर्न हमारे समझ से बिल्कुल बाहर है। हम जब पैटर्न और सिस्टम में पेड़ पौधों को लगाते हैं तो हम बगीचा तो बना लेते हैं, जंगल कभी नहीं बना पाते। जंगल का एक अपना सिस्टम होता है, एक अपना पैटर्न होता है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि हम पहले स्टडी करें कि यहाँ के लोकल प्लांट्स, ट्रीज़ कौन से हैं, उनको ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करें और उसके बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में एफॉरेस्टेशन भी ना किया जाए। ऐसी जगहें, ऐसे ज़मीन जो खाली पड़े हैं, जहाँ पे जो है आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाए, यहाँ कंक्रीट का जंगल फैला दिया जाए, तो आपको कुछ जगहें ऐसी ही छोड़ देनी होती है। आप अगर यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ किसी प्रकार का कोई एफॉरेस्टेशन का काम हुआ नहीं है। यहाँ प्रकृति ने एफॉरेस्टेशन किया है और आप देखिए कोई आपको यहाँ पैटर्न नहीं दिख रहा होगा, लेकिन छोटे बड़े अलग अलग किस्म के यहाँ पेड़ पौधे आपको दिख रहे होंगे। प्रकृति ऐसे ही जंगल उगाती है और यही जंगल, यकीन मानिए, ज़मीन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, जीव जंतुओं के लिए, मौसम के लिए बेहतरीन होता है। तो दोस्तों, इस एनवायरनमेंट डे, इस पर्यावरण दिवस पर ये संकल्प लें कि हम हमारे नेटिव स्पीशीज़ के जो वृक्ष हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दें, बनिस्बत इसके कि आप फलदार वृक्ष को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं सिर्फ़ इसलिए कि वो भविष्य में आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पर उनसे भी फ़ायदा होता है, लेकिन इस फ़ायदे के बीच हम कहीं ना कहीं उन पौधों की, उन वृक्षों की भूमिकाओं को भूल जाते हैं जो इनसे बड़ा किरदार निभाते हैं। आप इनको भी वृक्षारोपित करिए, साथ ही साथ जो नेटिव स्पीशीज़ हैं उनको भी आप वृक्षारोपित करिए। यही टीम एशियन प्रकृति और हम की आज के दिन के लिए आपको सलाह है। जय हिंद, वंदे मातरम।